हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 8 जनवरी 2026 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम कवर करते हैं। इसमें हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का आपका जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल कमीशन इन इंडिया। मतलब कि ऐसा कौन सा, मतलब जो प्रदूषण कंट्रोल कर, प्रदूषण नियंत्रित जो पोत है उसका नाम क्या था। मतलब पहली जो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो कमीशन किया गया भारत में, उसका नेम बताना था। इसका सी ऑप्शन आएगा, ICGS समुद्र प्रताप। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की पहली न्यूज की तरफ। हमारी पहली न्यूज जो है वो दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब इकोनॉमी से रिलेटेड कैसे, सबसे देखिए, गवर्नमेंट पेग्स रियल जीडीपी ग्रोथ एट 7.4 अमिड कंसर्न्स ओवर टैरिफ्स। यानी कि जीडीपी जो वृद्धि दर है, सरकार ने टैरिफ के लेकर चिंताओं के बीच जो रियल जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, उसको यहाँ पर यानी कि उसके डेटा प्रस्तुत किया है सामने। यानी कि 7.4% जो है ये रियल जीडीपी ग्रोथ है। ठीक है, एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। ठीक है, एक मिनट है। हम्म अब देखिए, इसको समझते हैं, थोड़ा इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है। अब देखिए, नाम मात्र जीडीपी किसको कहते हैं, नॉमिनल। उसमें क्या रहता है, ये जो जितने भी करंट प्राइजेस होते हैं, ठीक है, उन पर जीडीपी को मापना। यानी कि जो भी अभी करंट में प्राइजेस चल रहे हैं, इसमें जो महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन का असर बिल्कुल शामिल रहता है। यानी कि अगर महंगाई बढ़ गई तो उसके इसमें उसकी भी जो वृद्धि वगैरह, उसका असर इसमें देखा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर में हम यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेना है कि 2024 में जो 1 किलो गेहूं था, 1 kg गेहूं कितना है, 20 रुपए का। इसी तरह 2025 में अगर हम देखें, 1 kg जो गेहूं है वो 25 रुपए का है। तो अगर उत्पादन उतना ही रहा, मान लीजिए कि ये फिर भी 100 क्विंटल, ये गेहूं ये भी 100 क्विंटल रहा, तो इसका जो बनेगा 2000 होगा और इसका जो होगा 2500 होगा। इट मीन्स कि 500 रुपए जो वो बढ़े, वो हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ चुकी है। नॉमिनल जीडीपी में यह है, साफ नहीं दिखता कि असली उत्पादन बढ़ा है या नहीं। सिर्फ दाम पर ही बात होती है कि जिस मतलब जो दाम बढ़ रहे हैं या फिर दाम के अकॉर्डिंग ही नॉमिनल जीडीपी को देखा जाता है। अब इस देखिए, रियल जीडीपी क्या होता है, इसमें जो कांस्टेंट प्राइस होते हैं, यानी कि स्थिर मूल्यों पर ही बात होती है। यानी कि उन कांस्टेंट प्राइस पर जो है जीडीपी को मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा महंगाई का असर जो होता है, यानी कि कहीं भी अगर महंगाई हुई है तो महंगाई को क्या कर दी, महंगाई इसमें निकाल दी जाती है उसको। ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं। जैसे कीमत तो बढ़ी, यहाँ पर हमने गेहूं के मामले में देखा था, यहाँ भी 100 क्विंटल उत्पादन हो रहा था, यहाँ पर भी 100 क्विंटल। लेकिन अब देखिए, उत्पादन वही रहा सेम, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, महंगाई होने की वजह से यहाँ 500 जो था वो जीडीपी में जुड़ गया था। लेकिन अब देखिए, ऐसे कीमत बढ़ी लेकिन उत्पादन वही रहा। रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कीमत जो है रियल जीडीपी में अगर हम इसको देखेंगे, इट मीन्स कि उत्पादन सेम है, इसका मतलब हमारी जीडीपी भी वही रहेगी 2000 के करीब। ठीक है, इसी तरह रियल जीडीपी ये बताती है कि देश ने असल में कितना ज्यादा उत्पादन किया है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है, मतलब कि इसको हम देख सकते हैं रियल और नॉमिनल। तो अब देखिए, जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.4 है। ये सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू अटेन अ लेवल ऑफ 201 रुपीज लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। इसके अलावा यहाँ पर आप पूरा ग्राफ देख सकते हैं। 2012-13 में रियल जीडीपी इतनी थी 5.5, फिर 2021-22 में जो है माइनस पे चली गई थी, यानी कि बहुत ही कम हो चुकी थी। इसके अलावा अगर हम देखें आज के समय पर, तो अब फिर थोड़ी सी बेहतर हो रही है। 2025-26 में देखें तो 7.4 यानी कि यहाँ तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो वृद्धि दर है, यानी कि पिछले साल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बनेगी 6.5% जो है, ये ज्यादा है पिछले साल से। ठीक है, अब देखिए, टैरिफ का मुद्दा यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ पर टैरिफ की बात की गई है, यानी कि टैरिफ हम पर लगाया गया था भारत में, है ना।
अमेरिका और कुछ देशों ने भारत के निर्यात पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाया है। आयात शुल्क लगा भारत पर बाकी देशों के द्वारा, जिसमें भारतीय सामान को विदेशों में खरीदना महंगा पड़ गया। अब देखिए कोई भी सामान यहाँ से भारत में तैयार हो रहा है, मान लीजिए उसका जो प्राइस है तैयार सारी उसकी मैन्युफैक्चरिंग जितना भी था वो 500 रुपए, अब टैरिफ लगा 500 ही मान लीजिए, अब 200 रुपए इसका टैरिफ लग गया, वो कितने की होगी 700। अब 700 की जो चीज है वो वहां पर जो शॉपकीपर या जो भी मॉल वाला या जिसने भी बेचना है वो 1000 की बेचेगा। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर चीज जो है महंगी होती जा रही। इट मीन्स कि वो 1000 की ना छोड़कर वो 500 की चीज ही खरीदेगा अगर सेम रही तो, है ना। तो इससे क्या होगा, भारतीय सामान विदेश में अब खरीदना महंगा पड़ रहा है और इसके अलावा ट्रेड पर भी इफेक्ट, इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें मजबूत घरेलू मांग यानी कि घरेलू डिमांड को बढ़ाया गया। इसके अलावा निवेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया गया और जितने भी हमारे सर्विस सेक्टर है उसमें तेज वृद्धि से हमारी जीडीपी फिर भी आगे बढ़ रही है। हाँ, ये सरकार का कहना है, ठीक है। इसके अलावा पूरे विश्व की चुनौतियों के बावजूद हम पर जो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, तो इसके बावजूद जो है हमारी जीडीपी, रियल जीडीपी भी ग्रोथ करती नजर आ रही, तो ये आंकड़ों में दिखाया गया है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम पूरी भारत की अर्थव्यवस्था देखें तो अब भी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में से अभी बनी हुई है, यानी कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली। हम जो है भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं, हालांकि पूरे विश्व में इसी नजर से देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं यानी कि अब प्रस्तुत किए गए, अंतिम डेटा जो रहेगा वित्त वर्ष के लास्ट में पेश कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2026 तक जो है रियल मतलब जो भी आंकड़े प्रॉपर रहेंगे पूरे आंकड़े इनको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आ गया होगा रियल और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर पूरे आंकड़े ही बताए गए हैं कि अभी जो है 7.4% बढ़ी है, ये ओवरऑल अगर देखें तो 6.5% पिछले साल से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते Q4 में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, यह है इसरो को लेकर। इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन जनवरी 12, यानी कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शेड्यूल किया है लॉन्च करनी एक न्यू सैटेलाइट PSLV C62 EOSN-1 मिशन जो है 12 जनवरी को लॉन्च करेगा और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी, यानी कि जो अर्थ को जो है ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। हाँ, क्या है नाम इसका, PSLV C62, तो ये है, ठीक है। अब देखिए ये जो है कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए इसमें जो मुख्य उपग्रह क्या रहने वाला है, EOSN-1, ये अन्वेषा इसका जो नाम है, अन्वेषा। ये मिशन का मुख्य उपग्रह यानी कि सैटेलाइट होगी, जिन्हें जो है अन्वेषा भी कहा जाता है, जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि इमेजिंग सैटेलाइट है, ये इमेज वगैरह लेता है। इसे DRDO ने तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रणनीतिक तौर पर निगरानी करना, इसके अलावा सीमा सुरक्षा, कृषि, शहरों का जो मानचित्रण होता है, यानी कि जो मानचित्रण यानी कि मैपिंग वगैरह की जाती है सैटेलाइट के जरिए, तो ये इन सभी चीजों पर नजर रखता है। इसके अलावा कुछ और उपग्रह क्या है इसमें कुछ सह यात्री भी शामिल रहेंगे, जिसमें 17 से 18 और भी छोटे छोटे उपग्रह हैं भारत और बाकी देशों से भेजे जाएंगे। इसके अलावा जो कैस्ट्रल इनिशियल डिमॉन्स्ट्रेटर KID जो है KID, तो ये एक स्पेन की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर डिवाइस है, ठीक है। KID किट जो है ये स्पेन का एक डिवाइस है जो इसमें भेजा जाएगा। इसके अलावा इसकी अगर हम तकनीकी मिसाइलें देखें तो इसमें जो IUI-SAT तो ये रहेगी। इसके अलावा MO1 रहेगा, ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से भरा हुआ ये धरती इमेजिंग यानी कि अर्थ की इमेज वगैरह लेने वाला एक तरह से सैटेलाइट रहेगा। इसके अलावा इंडो मॉरिशियस ज्वाइंट सैटेलाइट, भारत और मॉरिशस एक संयुक्त उपग्रह भेजा जाएगा। इसके अलावा PSLV जो C62 है, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी कि PSLV C62 जैसे एक ये रॉकेट है, इसमें वो सैटेलाइट रख के इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मिशन का महत्व क्या है, अब देखिए इसरो की ये सबसे पहले 2026 की
सबसे पहली उड़ान रहेगी, पहली लॉन्च रहेगी। साल की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण तरीके से हो रही है, जनवरी में ये लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा रणनीतिक पर्यावरण संबंधी जितनी भी निगरानी है उसके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अर्थ की जो है निगरानी रखी जा सकती है। इसके अलावा ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग, जैसे कि अगली पीढ़ी का कोई भी अगर उसने तकनीकी प्रयोग करना है तो उसमें भी सहयोग मिल जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी रहेगी, पूरे विश्व के जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर अगर हम देखें बाकी देशों के साथ जो सहयोग है, जैसे हमारा इंडिया मॉरिशस के साथ है, तो इसी तरह और भी बहुत सारी कंट्रीज के जो अलग अलग सैटेलाइट रहेंगे उनमें जो है एक तरह से इनका कोऑर्डिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है, यानी कि इस जो श्री हरिकोटा से ये जब लॉन्च की जाएगी, सतीश धवन स्पेस सेंटर रहेगा, उसमें जो लॉन्च व्यू गैलरी उससे लोग भी इसको देख सकते हैं, हालांकि पहले भी देखते ही हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज हमारे लिए। इसरो का जो 2026 का पहला ये एक तरह से मिशन रहने वाला है, ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। ये हमारी जो न्यूज नहीं, ये हमारा एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल किसी भी न्यूज के लिए, मतलब किसी भी अगर हम एग्जाम देखें तो किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये एडिटोरियल क्या कहता है, फाइन ट्यून दिस सिग्नल टू शार्पन इंडियाज AMR बैटल। भारत की जो AMR बैटल, फुल नेम क्या है इसका, एंटी माइक्रोबाइल रेजिस्टेंस, वो भारत की AMR लड़ाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संकेत को और बेहतर बनाए, यानी कि जो AMR हमारी जो बैटल है एक तरह से उसको और अधिक बेहतर बनाना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या क्या बात की, सबसे पहले उन्होंने एक यहाँ पर बात की कि प्रधानमंत्री का बयान क्या, एक ऐतिहासिक संकेत है। उन्होंने मन की बात में इसके बारे में जिक्र किया है। मोदी जी ने AMR को हमारे लिए चिंता का विषय बताया है। उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR उनके डेटा का हवाला दिया और कहा कि निमोनिया और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं जैसी आम बीमारियों में एंटीबायोटिक्स जो है वो कम प्रभावी हैं, यानी कि आपने देखा ही होगा यहाँ पर जो है दवाइयों की बात की जा रही है वो काफी मतलब कम प्रभावी हो रही हैं आज के समय पर। इसके अलावा उन्होंने सीधा लोगों से कहा कि एंटीबायोटिक्स का बिना सोचे समझे कोई भी यूज ना करें, हालांकि ऐसा करना भी नहीं चाहिए, हमें किसी डॉक्टर की रेफरेंस से ही इन चीजों को लेना चाहिए और अंधाधुंध उपयोग बिल्कुल ना हो। दवाइयां जो डॉक्टर की सलाह के बिना ना ली जाए, तो ये PM मोदी के द्वारा सलाह दी गई थी मन की बात में। इसके अलावा यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, यानी कि जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है उनका नाम है रम्या कन्नन। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये बयान जो है, ये जो बयान आया है PM नरेंद्र मोदी का, ये लैब आधारित चेतावनी को जनता के लिए सीधा कॉल टू एक्शन बताता है, यानी कि सीधा कॉल टू एक्शन। इसके अलावा अब तक AMR के जितने भी एक्सपर्ट्स रह चुके हैं और अस्पतालों तक ये सिर्फ सीमित था, लेकिन अब इसे मुख्य धारा में लेकर आया गया, यानी कि आम जनता के बीच ये चेतावनी रखी गई या फिर उनको जनता के बीच ये सामने मतलब जागरूकता के लिए उनको ये बातें बताई गई। इसके अलावा व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव लाने के लिए भी ये कोशिश की गई है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्यों, भारत में AMR का सबसे बड़ा कारण क्या है, एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग और ओवर यूज करना। यानी कि लोग क्या करते हैं, अगर कुछ भी हो बस एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, देखते नहीं है कि हो सकता है कुछ और मतलब कि बीमारी हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो बॉडी में, लेकिन वो क्या करते हैं अगर कहीं भी कुछ हो, पेन हो तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स खा लेने, मतलब वो अपने आप ही सोल्यूशन ले लेते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्टर के रेफरेंस के। पहले के प्रयास जैसे कि पहला नेशनल एक्शन प्लान ऑन 2017 यानी कि 2017 का एक प्लान था। इसके अलावा कोलिस्टिन पर बैन, यानी कि जो पशुओं में ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करता था, इन सभी का जो प्रभाव है काफी सीमित रहा, हालांकि इनको बैन कर दिया गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जगह पर इन चीजों को यूज किया जाता है। कोलिस्टिन जो है आपने सुनी होगा, एक इंजेक्शन टाइप होता है जो पशुओं पर को लगाया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का ये सीधा जो संदेश है इनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई मन की बात के जरिए, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय सत्र का एक तरह से अपील है, जागरूकता बढ़ेगी। इसके अलावा AMR के जो आंकड़े हैं वो भी नीचे आ सकते हैं। लेखक क्या कहते हैं, इसे अनऑर्गेनाइज एनाग्नोसिस ग्रीक नाटक में यानी कि वह
क्षण जब चरित्र सच्चाई को पहचानता है उसकी तरह देखते हैं। इसके अलावा उम्मीद क्या है कि एएमआई पर जो कार्यवाही है वो की जाएगी और उससे कुछ ना कुछ जो है हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब देखिए भारत में अगर हम अभी स्थिति देखें तो भारत का जो नेशनल एएमआर सर्विस नेटवर्क है डब्ल्यूएचओ के जो ग्लास सिस्टम है उसको डेटा देता है, लेकिन अभी केवल 60 मेडिकल कॉलेज जो है लेबोरेटरीज जो है वो इसमें शामिल है। लेखक क्या सुझाव देते हैं, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल और जितने भी क्षेत्र उनको शामिल किया जाए ताकि जो डेटा है और अधिक संतुलित और सही तरीके से प्राप्त किया जाए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने 2015 में जो ग्लोबल प्लान के 5 उद्देश्य बताए थे, क्या था? सबसे पहला क्या था? जागरूकता बढ़ाना। उन्होंने 5 उद्देश्य दिए थे। यहाँ पर क्या है? सबसे पहले जागरूकता बढ़ाना। दूसरा क्या था उनका? सर्विलांस को मजबूत करना, सर्विलांस मजबूत करना। तीसरा उद्देश्य क्या था? यहाँ पर संक्रमण को कम करना यानी कि जो इन्फेक्शन है उसको कम करना। चौथा क्या है? एंटीबायोटिक्स का ऑप्टिमाइज यूज यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही उनको जो है एंटीबायोटिक्स का जो है लिमिटेड यानी कि लिमिट के अकॉर्डिंग उसका यूज। इसके अलावा पांचवा क्या कहता है? नई दवाइयों में निवेश या फिर वैक्सीन में यानी कि न्यू जितनी भी मेडिसिन है उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो ये जो है डब्ल्यूएचओ का एक समिट हुआ था उसमें ये 5 उद्देश्य रखे गए थे। अब देखिए इसके अलावा मतलब इन उद्देश्यों पर काम करना था। ये 2015 का समिट हुआ था, एक 2015 का, उसमें ये लक्ष्य रखे गए थे। अब देखिए इसके अलावा इस संकेत को और बेहतर बनाने के क्या सुझाव है। तो अब क्या करना होगा, लोगों में मतलब कि जागरूकता फैलानी होगी ताकि लोग जो है वो किसी भी दवाई को ऐसे बिना सोचे समझे ना लें, क्योंकि ताकि उनकी जो मतलब कि सेहत है, उनकी जो स्वास्थ्य है उसको भी कहीं ना कहीं खतरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा नीतियों में भी निरंतरता होनी चाहिए, सख्ती से लोग मतलब इन चीजों को लागू करना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर इस एडिटोरियल में यही जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसकी बात कही गई है कि ये काफी मजबूत शुरुआत है पूरे मतलब ईयर की अगर हम बात करें, लेकिन इसे और तेज, व्यापक और प्रभावी बनाने की जरूरत है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है इसमें? अब देखिए ये आईआर से रिलेटेड है। अब देखिए यूएस सीजेस रशिया लिंक्ड ऑयल टैंकर इन नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उसमें जो है अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक में रूस से जुड़े एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया यानी कि इनको सीज किया। यानी कि ये डायरेक्टली दिखाता है कि रूस और यूएस के बीच अब तनाव जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हालांकि पहले भी है लेकिन अब और ज्यादा हो सकते हैं। अब देखिए इसमें टैंकर का नाम क्या था? मरीनेरा, मरीनरा टैंकर है ये देखिए मरीनरा टैंकर है और इसको जो है जब्त कर लिया गया। इसे अमेरिका ने रूस और वेनेजुएला से जुड़ा हुआ बताया है। इसके अलावा क्यों किया गया? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है ये टैंकर। अब कैसे करता है? अमेरिका कहता है कि ये टैंकर उन जहाजों में से था जो वेनेजुएला और ईरान की तेल को अवैध रूप से ले जा रहे थे, यानी कि इलीगली ये तेल को लेकर जा रहे थे, एक तरह से तस्करी हो रही थी और जो पहले से संयुक्त राज्य के जो प्रतिबंधों के अधीन है। इसके कारण क्या, अमेरिका ने 2024 में इसके संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2024 में अमेरिका ने ये जो जहाज है शैडो फ्लीट का एक हिस्सा माना जाता है, यानी कि ऐसे जहाज जो प्रतिबंधित तेल लेकर जाते हैं उनको शैडो फ्लीट कहते हैं। यानी कि जिन तरह से मतलब कि एक तरह जिन पर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं जिन तेल पर या फिर जिन जहाजों पर, ये उन्हीं में से एक था। इसके अलावा जब अमेरिका अधिकारी ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो जहाज ने अपना नाम बदलकर मरीनेरा कर दिया। इसके अलावा खुद पर रूसी झंडा भी लगा दिया था। ये अमेरिका का बयान आया ताकि उनको कानूनी संरक्षण जो है वो मिल सके इस जहाज को। तो इसी तरह यानी कि इन जहाज में से मतलब ये अमेरिका का कहना है कि उनके द्वारा ऐसा किया गया था, तो इसी वजह से जो है उन्होंने पकड़ लिया। इसके अलावा अब देखिए इससे क्या होगा फिर तनाव, अगर सचमुच में ये जहाज जो है, अब सोचिए ये जो जहाज है अगर सचमुच ही रूस का हुआ तो फिर क्या होगा, यूएस और जो रशिया है उसमें तनाव फिर से बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब देखिए रशिया और यूएस ये भी दोनों एक दूसरे को अपना जो है प्रतिद्वंदी मानते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा जो चाइना है उसकी भी इसमें एंट्री हो सकती है क्योंकि चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट करता है। तो इसी तरह हम कहीं ना कहीं ये जो मतलब इन तनावों को लगातार बढ़ता हुआ देख सकते हैं। रूस का बयान क्या है, रूस ने इसकी निंदा की है, ये जो पूरा एक्शन लिया गया। इसके अलावा अमेरिका ने
अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, तो ये रशिया के द्वारा बयान आया है। इसके अलावा अमेरिका ने क्या कहा कि वह अपने सैंक्शंस को सख्ती से लागू करेगा और ऐसे जहाजों को रोकने का एक तरह से पूरी कोशिश करेगा। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, तो रूस और अमेरिका के बीच जब तनाव है तो अब ये एक तनाव की वजह और बढ़ चुका है। इसके अलावा तेल व्यापार प्रतिबंध, इसके अलावा पूरे विश्व के जो ऊर्जा बाजार के नियम है उस पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा जो यूएसए संयुक्त राज्य सॉरी हाँ, जो यूएस है वो इस तरह के जहाजों को किसी भी जगह रोकने को दिखा तैयार रहा है, यानी कि कहीं भी जहाज ऐसे दिख जाएंगे जिन पर सैंक्शन लगाए जाएंगे तो उन पर जो है एक्शन लिया जाएगा। अब देखिए सैंक्शन क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि अब देखिए जो अमेरिका है इसका क्या मानना है कि रशिया और जो ईरान है वो तेल बेचकर, क्योंकि इनके पास जो है वो मतलब तेल के भंडार ज्यादा है ना, तो ये तेल बेचकर जो है अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठा रहे हैं, इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये जो है वेपन्स तैयार कर रहे। ईरान का ये कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा देंगे ताकि इन देशों का तेल कोई भी ना खरीदे और ये जो देश है इकोनॉमी से काफी डाउन हो जाए, इनको कहीं से भी फंडिंग ना मिले और ये अपना हथियार बनाने का काम जो है वो वहीं पर रोक दी। तो इसी तरह अमेरिका इनकी इकोनॉमी को गिराना चाहता है, रशिया और ईरान की। हालांकि अमेरिका जो है वो खुद भी कम नहीं है, यानी कि अगर देखा जाए तो अमेरिका हर देश पर ही कब्जा करना चाहता है, चाहे खुद उनके पास न्यूक्लियर वेपन हो, चाहे कितने भी मतलब खतरनाक से खतरनाक हथियार हो, लेकिन ये दूसरे देशों के पास ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से ऐसे देशों पर जो है लगातार प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जो देश इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अमेरिका की बात मानते हैं, उन पर कोई भी ऐसे नियम लागू नहीं किए जाते, लेकिन जो देश अपनी आवाज अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उन पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो ये अमेरिका का जो रुख है वो हमें देखने को मिलता है, काफी लंबे समय से यही रुख चल रहा है उसका। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, ईवी सेल्स रोज 16.37% YOY ऑन स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन। इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री में मजबूत स्वीकार्यता के कारण साल दर साल यानी कि ईयर ऑन ईयर जो है 16.37% की वृद्धि देखी गई है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की, ठीक है, बिक्री में। तो अब देखिए बढ़ोतरी के प्रमुख कारण क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या है, ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसी वजह से लोग जो है अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, ईंधन कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल जो महंगा हो रहा है और लोग अपना जो खर्च कम करना चाहते हैं, इसी वजह से अब वो ऑप्शनल यानी कि विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो यूज कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर सरकारी प्रोत्साहन यानी कि सरकार के द्वारा भी जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा एक योजना शुरू की गई है फेम, FAME फेम नाम की जो योजना है, इसके जरिए जो है प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके अलावा राज्यों के द्वारा टैक्स में भी छूट दी गई है, रजिस्ट्रेशन फीस में राहत मिली है। इसी तरह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, यानी कि अब जो चार्जिंग पॉइंट है वो हर जगह पर लगाने की जो है प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। शहरों हाईवे पर जो चार्जिंग स्टेशनों की संख्या उनसे बढ़ने से लोगों का जो भरोसा और मजबूत हुआ है। इसके अलावा नई किफायती ईवी मॉडल्स जो है तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि 2 पहिया, इसके अलावा तिपहिया जो 3 व्हीलर है, अब इसके अलावा 4 व्हीलर सेगमेंट में बेहतर रेंज यानी कि अच्छी रेंज यानी कि कम और किफायती रेंज में ये सब कुछ मिल रहा है। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति जागरूकता, यानी कि लोग भी अब जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक होते नजर आ रहे हैं कि अब जो हमें तेल ईंधन जो है पेट्रोल या फिर ईंधन वगैरह का जो हमें यूज वो कम करना होगा ताकि हम अपने जो पर्यावरण को अच्छा रख सके। इसके अलावा ग्रीन मोबिलिटी की तरफ झुकते आ रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक 2 पहिया और तिपहिया वाहनों की जो बिक्री है वो सबसे ज्यादा तेज रही है इस ईयर में। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ी है लगातार। भारत के लिए ये क्या मायने रखती, सबसे पहले तो तेल आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे तो हमें तेल की कम जरूरत रहेगी अपने व्हीकल्स में। इसके अलावा प्रदूषण कम होगा। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी सेक्टर में भी रोजगार बढ़ेगा। 2030 के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लक्ष्य की ओर भारत एक और कदम से आगे बढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमें भारत की एक तरह से अच्छी यानी कि एक तरह से भारत की प्रगति दिखाई देती है इस चीज से, ठीक है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज इतनी ही थी आज। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू अ राइट टू डिस्कनेक्ट इन 2017?
हमने कल एडिटोरियल किया था, जो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था एडिटोरियल, राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए वर्कर्स के लिए, जो भी काम कहीं भी अगर करते हैं तो उनके लिए। तो सबसे पहले 2017 में किस कंट्री के द्वारा इसको लागू किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शंस आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल एंड फ्रांस। इसका सही ऑप्शन आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज इतनी ही थी। अब मिलेंगे हम अपनी कल की द हिंदू की न्यूज में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।